मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का पॉलिटिकल का थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। और आप पूछोगे भाई थर्ड चैप्टर क्यों, सेकंड चैप्टर क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि सेकंड चैप्टर जो है वो आपका डिलीटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए सीधा फर्स्ट से सीधा थर्ड में एंट्री मारेंगे, जंप मारेंगे। समझ में आ गया। और अगर आप चैनल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो या भूले भटके कहीं से आ गए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, डोंट फॉरगेट, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ वो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा, वीडियोस को देखने से पहले पेन और कॉपी साथ साथ लेके बैठना और ईयरफोन लगा के बैठना। ठीक है, ईयरफोन लगा के रखना ताकि जो मैं बोलूँ आसान भाषा में वो आपको फटाफट जल्दी से जल्दी हो जाए। समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़े। देखो, हमारा चैप्टर जो है वो है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चैप्टर क्या है? चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो जैसा कि चैप्टर का नाम से हम समझते हैं, पहले देखो मैं ना क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ ही साथ टॉपिक को एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। टॉपिक हमारा चुनाव प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे पूछता है चुनाव शब्द का अर्थ बताइए। तो चुनाव शब्द का अर्थ जैसा कि मैंने लिख दिया है तो साथ में नोट डाउन कर लो और सुन भी लो। देखो, चुनाव का मतलब क्या है भाई? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और जनता उसे वोट देकर जिताती है। समझ में आ गया? उसी प्रक्रिया को, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चुनाव। समझ में आ गया कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं तथा जनता उन्हें अपना मत यानी वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है या उसे जिताती है, उसे क्या कहते हैं? चुनाव। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े। अब समझना, प्रतिनिधि किसे कहते हैं? भाई यहाँ पे वर्ड आया प्रतिनिधि। एक नंबर का ये क्वेश्चन भी पूछता है, प्रतिनिधि किसे कहते हैं? देखो, प्रतिनिधि उसे कहते हैं, पहले सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। प्रतिनिधि का मतलब है चुनाव में जब उम्मीदवार कोई खड़ा होता है ना, देखो उम्मीदवार, समझना, जो उम्मीदवार होता है जब चुनाव में, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, जो खड़ा है, जब वो चुनाव लड़ रहा होता है वो होता है उम्मीदवार। लेकिन जब वो जीत जाता है ना तब वो कहलाता है प्रतिनिधि। समझ में आया? चुनाव में खड़ा है तो उम्मीदवार है, जीतने के बाद प्रतिनिधि बन जाता हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो वही पूछता प्रतिनिधि किसे कहते हैं? भाई चुनाव में जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और चुनाव जीत जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़े। आगे देखो, अब ये पूछता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र कितने तरह की होती है? दो तरह की है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, है ना। अब कह रहा है कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। दो टाइप्स में डिवाइड है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनमें अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 3 से 4 नंबर का। तो समझना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखो, जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है डायरेक्टली, ये लोकतंत्र जो होता है वो डायरेक्टली चला जाता है और ये इनडायरेक्टली। समझना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पहला पॉइंट कहता है कि इसमें गांव के बूढ़े बुजुर्ग एक जगह इकट्ठे, सारे बूढ़े बुजुर्ग जो गांव में बड़े बड़े होते हैं। आप गांव में अगर देखा हो आपने, जब पंचायत होता है, पंच होता है, जब बैठते हैं सब फैसला करने के लिए, तो उसमें कौन होता है आमतौर पर? गांव के बूढ़े बुजुर्ग, ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। चल बाबू भैया फैसला स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सभी इकट्ठे होते हैं और गाँव से जुड़े सभी फैसले वही लेते हैं। समझ में आ गया? लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में क्या करते हैं भाई? जनता चुनाव करके अपना प्रतिनिधि चुनती है और यही प्रतिनिधि इनके फैसले लेती है। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ पे सभी बूढ़े बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा होकर फैसला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता चुनाव करके अपना प्रतिनिधि चुनती है जो उसके फैसले लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसमें चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब आपस में बूढ़े बुजुर्ग, चल भाई तेरे दादा आ गए, मेरे दादा आ गए, उसके दादा आ गए, सबके दादा आ गए, बस फैसला शुरू। चुनाव की जरूरत कहीं पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो बस कितना इजी है, चुनाव की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, जबकि इसमें चुनाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि भाई अब आगे देखो, यह प्रक्रिया गाँव में चलाई जाती है। अगला पॉइंट यहीं से मिल लिया भाई, गाँव में ही ऐसा सीन होता है। और यह प्रक्रिया शहरों में चलाई जाती है। शहर में चुनाव करना पड़ता है ना, जो हमारे फैसले लेता है उसको चुनना पड़ता है। आगे क्या कह रहा है
भाई इसमें जनता और शासक जो होता है ना वो एक ही होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जनता और शासक में अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जनता जो गांव के लोग हैं वही, और शासक गांव के जनता में से, तो गांव के लोग में से वही शासक, वही राज कर रहे हैं, वही फैसले दे रहे हैं, है ना। हमारे तुम्हारे दादा ही तो फैसले देते हैं, लेकिन शहर में क्या है, शहर में ऐसा थोड़ी है, जनता अलग है शासक अलग है ना। जनता उसे चुनाव में वोट देती है, वो जीत जाता है, बस फिर तो अंतर हुआ नहीं हुआ, क्लियर है, हो जाएगा, कर लो फिर इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत में क्यों स्वीकार की गई है, ये क्वेश्चन है। टॉपिक भी यही है कि भारत में ना कौन सी प्रणाली है चुनाव के लिए, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, यही है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। सर्वाधिक वोट मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। अच्छा, इसको ना घुमा के क्वेश्चन आता है 3 में, ये 3 लिख रखा हो, देखो पहला तो ये हो गया। सेकंड है जो सबसे आगे वही जीते की प्रणाली से क्या अभिप्राय है और इसे भारत में क्यों अपनाया गया है, ठीक है, कारण बताइए, ये क्वेश्चन है 3 से 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में बोलते हैं द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली से क्या अभिप्राय है या इससे आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं तथा इसको भारत में क्यों अपनाया गया है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन खत्म, टॉपिक भी यही है, टॉपिक भी समझ लिया, क्वेश्चन भी हल हो गया, है ना मजेदार। फिर देखो आंसर देखें, इसका आंसर है इसका कि भाई पहले तो ना सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को डिफाइन करेंगे कि चुनाव में जो उम्मीदवार आगे होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, मतलब चुनाव में जो सबसे आगे होता है, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो जीता हुआ माना जाता है। तो भाई बस खत्म, यही तो हमारा आंसर, समझ में आया। अब कहता है भारत में इस व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, क्यों स्वीकार किया गया है, तो देखो ये कुछ कारण है, ये बताने हैं, क्योंकि ये प्रणाली ना बहुत आसान है और लोग इसे अनपढ़ भी आसानी से समझ सकता है, इसलिए ये प्रणाली अपनाई गई। अब अनपढ़ भी समझ लेगा कि भैया चुनाव में कौन सबसे आगे चल रहा है, मोदी जी, मतलब मोदी आए, मोदी जी जीत गए, समझ में आ गया, है ना। तो भाई यही तो देखते हैं कि चुनाव में सबसे आगे कौन चल रहा है, सुन लिया समझ लिया, बस हो गया, पता लग गया। नेक्स्ट क्या है, इस चुनाव में मतदाताओं के सामने ना स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाता कौन, जो वोट देता है, जो मत यानी वोट, जो मतदाता जो मत देता है, ठीक है, उसके सामने क्या होता है, स्पष्ट विकल्प, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, विकल्प होता है, चॉइस होती है उसके सामने इस प्रणाली में, समझ में आया। नेक्स्ट है, इस प्रणाली में मतदाता अपने प्रतिनिधि को, मतलब जिसको वोट देते हैं उसको जानते हैं और चुनाव में जीत होने के बाद उससे अपना काम करवाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, मजेदार है ना। फिर नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कॉपी पेन साथ साथ लेके चलना, साथ साथ लिखते रहना। इसका जो अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समझना, एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान देना, बड़े ही ध्यान से समझना। देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, इससे क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, गौर करना। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए, वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर के हैं, मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो वर्ड को, अगर वर्ड के मीनिंग को समझ में आ गया तो आंसर तो यूं ही फेंक के मारोगे फिर, है ना, समझ में आ गया। देखो अब एक एक करके बता रहा हूँ। सार्वभौमिक मतलब धर्म जाति लिंग रंग, ठीक है, ये इसका मतलब है, सबके लिए, धर्म जाति लिंग रंग। व्यस्त, धर्म जाति लिंग इन पर भेदभाव किए बगैर, यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब है, ठीक है। व्यस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, और जिनका नाम मतदाता सूची में है, समझ में आ गया। मताधिकार मतलब सबको वोट देने का अधिकार, कितना आसान है। सार्वभौमिक मतलब धर्म जाति लिंग रंग इन पर भेदभाव किए बगैर। व्यस्क मतलब 18 साल से जो ऊपर के हैं। मताधिकार मतलब जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनको सभी को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। इसी को तो कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि भाई धर्म जाति लिंग किसी पे भी भेदभाव नहीं करना है, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, काला हो गोरा हो, कोई भी धर्म हो, है ना, भेदभाव नहीं होगा यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या है कि भाई 18 साल होना चाहिए कंप्लीटेड, क्योंकि हमारे देश में युवा एक तरह से 18 साल से ऊपर के माने जाते हैं, पहले 21 साल माना जाता था, अब 18 साल कर दिया है ना।
तो 18 साल जो हो चुके ऊपर, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये नहीं कि जो 18 साल से हो, 18 साल के ऊपर के हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है। वोटर लिस्ट में भी नाम होना चाहिए तभी वोट देने का अधिकार होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, भारत की आज़ादी के बाद मत देने की मतलब वोट देने की आयु कितनी निर्धारित थी तथा इसे कब बदला गया। तो देखो, आज़ादी से पहले ना दोस्तों, आज़ादी के बाद 1990 तक, 89 तक, 1989 तक जो वोट देने का जो उम्र था ना वो था 21 साल। कितना था? 21 साल। पहले 21 साल के व्यक्तियों को युवा माना जाता था एक तरह से। ठीक है, तो हुआ क्या, जब देखा कि भाई चुनाव में ज़्यादा युवा नहीं आ पा रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत में आज़ादी के बाद देखो मत देने की 21 साल पहले आयु थी, अब इसे 1989 तक था। ये 1989 में क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। बदलाव करके क्या किया, 21 से 18 साल मतलब 3 साल घटा दिया गया। समझ में आ गया? पूछता है ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़े। अब क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, लोकसभा, राज्य, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, समझना, लोकसभा कहाँ पे होती है, केंद्र में, और ये है राज्य विधानसभा, ये कहाँ पे होती है, राज्यों में। ये राज्यों में होती है, ये केंद्र में है। कहता है इनका सदस्य बनने के लिए उम्र क्या चाहिए, 25 साल। समझ में आ गया? लोकसभा, संसद, केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा है ना। तो लोकसभा का जो है वो उम्र क्या है, 25 साल, राज्यसभा का है 30 साल, लेकिन राज्य विधानसभा के लिए भी 25 साल ही है। राज्य विधानसभा ये होता है राज्यों में। समझ में आ गया? अगले चैप्टर में इसको पूरी तरह अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा। 4th चैप्टर हमारा यही होगा, 4th और 5th। आगे देखो, निर्वाचन आयोग देखते हैं, इसमें भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देता है। निर्वाचन आयोग क्या है, ये टॉपिक है, क्वेश्चन भी है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन और चुनाव मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाचन और चुनाव, कहता है निर्वाचन या चुनाव आयोग क्या है, बताइए। समझ में आया? या अनुच्छेद 324 ब्रैकेट 1 क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 नंबर का। समझना, देखो अनुच्छेद जो 324 ब्रैकेट 1 है ना, ये चुनाव आयोग को, एक चुनाव आयोग होगा, कहता है एक चुनाव आयोग होगा इसके तहत, और जो मतदाता सूची तैयार करेगा, मतदाता मतलब वोटर लिस्ट तैयार करेगा, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाएगा। चुनाव करवाने का सारा जिम्मा चुनाव आयोग का होता है दोस्तों। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है, 324 ब्रैकेट 1। समझ में आया? ये हो गया। अच्छा, अब चुनाव आयोग में हम समझेंगे कि चुनाव आयोग में ना पहले एक ही व्यक्ति था, एक सदस्य था पहले ये, लेकिन 1989 में इसमें बदलाव हुआ। हाँ, 1989 में ही इसको बहुसदस्य कर दिया, मतलब क्या कर दिया, त्रिसदस्य कर दिया इसको, मतलब इसमें 3 सदस्य कर दिया गया। पहले एक ही था, अब 3 कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, हेड, और 2 इसके नीचे होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। समझ में आ गया? चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं, एक प्रथम, 2 अन्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे चुनाव आयोग कितने सालों के लिए रहता है, 6 साल के लिए। कितने साल, 6 साल। 5 साल मत कर देना कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहता है, उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए रहता है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए रहता है, लेकिन चुनाव आयोग 6 साल के लिए रहता है। समझ में आ गया? अच्छा, 6 साल के लिए रहता है, या 65 साल की आयु जो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, रिटायरमेंट की आयु क्या है इसकी, 65 साल। तो या 6 साल पहले खत्म हो या 65 साल, जो भी पहले खत्म हो। अच्छा, अब 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, देश का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, भाई सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन, प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है ना, समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, टॉपिक समझो पहले। चुनाव आयोग के कार्य, क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग के कार्य बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन देता है, 4 से 6 नंबर का। ठीक है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए, कौन कौन से कार्य करता है। मैंने हेडिंग लिख दिया है, आप साथ साथ नोट करते चलना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ईयरफोन लगा के रखना, और अपनी भाषा में इसका एक्सप्लेन करवाऊंगा। मैंने पहले बताया था मेरे वीडियोज़ में कई में हेडिंग होगी, कुछ को मैं लिख दूंगा और कुछ को नहीं लिखूंगा, जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ये मैंने हेडिंग लिख दिया, इनको एक्सप्लेन करोगे तभी फुल मार्क्स ले पाओगे। समझ में आ गया? तो देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
चुनाव आयोग के कार्य बताइए। पहला क्या, मतदाता सूची का निर्माण करना, मतलब वोटर लिस्ट का बनाना। अब भाई इसमें क्या लिखोगे, तो इसमें ये आएगा कि भाई चुनाव आयोग क्या करता है, वोटर लिस्ट बनाता है, मतदाता सूची का निर्माण। जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत देखो क्या करता है, जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर के हो गए हैं उनके नए नामों को ऐड करना, ठीक है। जो खो गया या जो ऊपर है ना स्वर्ग में दाखिला जिसने ले लिया है उसका नाम हटाना। दाखिला लेने का मतलब है जो मर गया है, या जो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो, इधर से उधर मतलब अपनी मूल जगह को छोड़कर कहीं और बस गया है, तो उनके नामों को हटाना। समझ में आ गया। और जो 18 साल से ऊपर के हो रहे हैं उनके नए नामों को ऐड करना। तो ये काट छाट करता है इस वोटर लिस्ट में। समझ में आ गया। इस तरीके से वोटर लिस्ट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है, चुनाव का कार्यक्रम तय करना। भाई चुनाव किस दिन होना है, डेट तारीख वगैरह ये सब घोषित करना, ये कार्य होता है सेकंड। समझ में आ गया। पूरा कार्यक्रम तय करता है। क्लियर है। अब चुनाव कार्यक्रम डेट घोषित होने के बाद, टाइम टेबल घोषित होने के बाद अगला क्या करता है, नामांकन पत्र भरवाना। अब भाई ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। नामांकन पत्र मतलब जो उम्मीदवार जिस क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं उनके नाम जोड़ना। समझ में आ गया। उनके नाम जोड़ता, भाई फलाना नाम का व्यक्ति उम्मीदवार फलाना क्षेत्र से खड़ा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद भाई ये सब हो गया। अब क्या होगा, चुनाव प्रचार होगा। चुनाव प्रचार पर नज़र रखना, ठीक है। चुनाव प्रचार करवाता है, उस पर नज़र रखता है। और चुनाव प्रचार कैसे कैसे होता है, बाय रैली, ठीक है, और पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, टीवी रेडियो के थ्रू होता है। क्लियर है। आगे बढ़ो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। प्रचार हो गया, प्रचार होने के बाद क्या होगा, सीधा चुनाव होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब भाई चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से चुनाव करवाएगा, और निष्पक्ष मतलब किसी व्यक्ति का पक्ष लेने नहीं देगा, कि भाई अपने खुले मन से, खुले अंतरात्मा की आवाज़ से आप लोग स्वतंत्र हैं, जिसको भी वोट डाल सकते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करना है। समझ में आ गया। आगे चुनाव हो गया। अब भाई जीते हुए प्रतिनिधि की घोषणा कर दो, जो जीत गया है उसकी घोषणा कर दो, है ना। तो बस हो गया। आगे क्या है, लास्ट, ये लास्ट है भाई। चुनाव के दौरान जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करता है, और शिकायत मिलने पर दंड या आरोप या दंड का प्रावधान करता है, दंड देता है उस व्यक्ति को। समझ में आ गया। चुनाव के दौरान जो भी गड़बड़ियाँ हुई इसकी जांच करता है। बस खत्म। समझ में आया। आसान भाषा में आपने लिख लेना, पेपर में काम आएगा। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अच्छा, ये घुमा के क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कि चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी कमियां हैं। चुनाव में कौन कौन सी कमियां हैं, आप भी जानते हो चुनाव में कौन कौन सी कमियां हैं। भाई चुनाव में ना धर्म जाति के आधार पर वोट मांगा जाता है, और हम भी देखते हैं कि भाई हम जिसको वोट दे रहे हैं वो किस जाति का, किस धर्म का है। अच्छा, मेरी जाति का, मेरी धर्म का है, तब तो इसी को वोट देना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। समझ में आ गया। जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना सबसे बड़ी कमी। नेक्स्ट क्या है, चुनाव में धन और बल का प्रयोग। चुनाव में ज़्यादातर धन और बल का प्रयोग किया जाता है। अधिक पैसे खर्च, एक एक वोट पे 500, 1000, 2000 रुपये फेंके जाते हैं, है ना, जिससे हर कोई लालच में आ जाता है, फंस जाता है। फिर उसके बाद बस भाई वोट दे दिया। और धन से अगर काम नहीं आया, पैसे से काम नहीं बना, तो भाई बल का प्रयोग करते हैं, है ना, सीधा धमकी वगैरह दे देते हैं। क्लियर है। तो यही लिखते हैं कि भाई चुनाव में धन और बल का अधिक प्रयोग की वजह से क्या होता है, अच्छे उम्मीदवार या अच्छे प्रतिनिधि नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोगों को लालच देना। लोगों को वोट पाने के लिए जो नेता होता है, लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दारू, कंबल, है ना, मुर्गा फुर्गा सब बांट देते हैं, लालच देते हैं, पैसे की लालच। समझ में आ गया। जिससे क्या होता है, एक अच्छा शासक नहीं आ पाता हमारे पास, है ना, सबसे बड़ी बात। तो लेकिन जहाँ तक देखें, हम एक तरह से सारा दोष सरकार पे लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है, क्योंकि हम अगर उनके लालच में ना पड़े, है ना, अगर हम उसके सारे जो भी लालच देते हैं वो ठुकरा दें, यहाँ गलती हमारी भी होती है कुछ %। सारा बोल देते भाई ये सरकार है, हमने इसे वोट दिया, लेकिन काम नहीं किया, सिर्फ अपना भरण पोषण कर रहा है। लेकिन क्या हमने ये नहीं देखा कि हमने किसको सुना, किसको चुना स्वतंत्र रूप से। हमने खुद भी तो लालच किया, पैसे लिए या दारू बारू, बस 1 पौवा 2 पौवा दे दिया, पेटी पेटी बट गई दारू। बस शासक कैसा है कैसा नहीं है वो नहीं देखा, वोट दे दिया, फिर बस हुआ क्या, वो राज करेगा, मनमाना चलाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, तो इस बात का ध्यान रखना।
चुनाव में अधिक क्रिमिनल का आना, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। चुनाव में जो होते हैं ना, अधिक क्रिमिनल आते हैं, सीधे साधे लोग नहीं आते हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति एक माना गया एक दलदल है, एक जाल है ना, जिसमें जैसे ही कोई एंट्री मारता है तो जितना भी निकलने की कोशिश करता है फंसता ही चला जाता है दलदल में। जैसे दलदल देखा है, जितना भी व्यक्ति निकलने की कोशिश करेगा ना, जितना हड़बड़ाएगा उतना ही गहरा में फंसता जाता है। तो राजनीति भी एक दलदल है, सीधे साधे लोग नहीं आ पाते, और आएंगे भी क्या, आएंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई गुंडे, इसमें ज़्यादातर गुंडे पुंडे आ जाते हैं, है ना। उनके पास अधिक धन होता है, पैसे होते हैं, बल होता है, पहुंच होती है। इसकी वजह से क्या होता है, फटाफट फ़ोन से एक फ़ोन से दूसरे का फ़ोन में काम बन जाता है। हाँ भाई, इसको यहाँ से उठा ले, है ना, ये मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, तो बस ऐसे ही रह जाता है फिर हमारी शासन में। समझ में आ गया, क्लियर है। जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ और रह गया था, क्वेश्चन है चुनाव सुधार के तय उपाय बताइए। क्वेश्चन क्या है, चुनाव सुधार के उपाय, मतलब चुनाव में किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए, ये क्वेश्चन है। हमारा आंसर यही है, चौंकना मत। चौंक गए क्या? बिल्कुल आंसर यही है। इसमें बस ना थोड़ा बदलाव करना है। देखो जब बोलेगा चुनाव सुधार के उपाय बताइए, मतलब चुनाव में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो पहला बताओगे धर्म जाति के आधार पर जो वोट मांगा जाता है ना, वो नहीं मांगा जाए। बस इसमें हम अपना शब्द जोड़ देंगे, नहीं का, ठीक है। चुनाव में जाति धर्म के आधार पर जो वोट मांगा जाता है उसे रोका जाए, बस खत्म। नेक्स्ट क्या है, चुनाव में धन और बल का प्रयोग होता है, तो इसे रोका जाए, बस रोका जाए जोड़ दो, बस खत्म हो गया। उपाय तो बताने हमें, तो भाई चुनाव में धन और बल का प्रयोग होता है ना, उसे रोका जाए, बस खत्म। उपाय पूछ रहा है ना, लोगों को लालच दिया जाता है, उसे रोका जाए। नेक्स्ट क्या है, चुनाव में अधिक क्रिमिनल का आना, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे भाई, चुनाव में देखो, चुनाव में जो भी उम्मीदवार आता है ना, पहले चेक कर लेना कि उसके खिलाफ कोई केस तो दर्ज नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है ये। अगर उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो भाई उसे ना राजनीति में आने मत दो, उसे चुनाव चिन्ह मत दो, उम्मीदवारी घोषित मत करो उसे। तो ये भी हो गया एक। तो बस हमने क्या किया, लास्ट में हमने थोड़ा सा शब्द जोड़ दिया कि भाई ये सुधार किए जाए। अभी मैंने इसमें क्या जोड़ा, चुनाव में धन और बल का प्रयोग ना किया जाए, तो सुधार बता रहा हूँ ना, लोगों को लालच ना दिया जाए, चुनाव में गुंडों को आने से मना किया जाए। समझ में आ गया? तो इजी है, कर लोगे ना, कर लो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, टॉपिक भी है, समझना। क्वेश्चन है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर बताइए। 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले बता दे रहा हूँ, नोट डाउन जरूर कर लेना, समझ लेना अच्छे से। देखो जैसा कि ये आपने पहले भी पढ़ लिया है, पहले भी बता चुका हूँ, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली मतलब सर्वाधिक वोट मतलब चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, ये वाली प्रणाली भारत ने अपनाई है ना। तो अब चुनाव की ना 2 प्रणाली है, एक ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक मतलब समान अनुपात में। तो भारत ने कौन सी प्रणाली अपनाई, ये वाली, क्योंकि ये आसान थी इस वजह से। तो कहता है इन दोनों प्रणाली में अंतर बताइए। 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता ही देता है, समझना। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ध्यान से समझना। देखो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में पता क्या होता है, एक पूरे देश को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, समझना। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में पूरे देश को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। ये सारे चुनाव क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं, निर्वाचन या चुनाव एक ही बात है। तो पूरे देश को चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है, एक चुनाव क्षेत्र, समझ में आया। एक चुनाव क्षेत्र, पूरा देश एक चुनाव क्षेत्र होता है इसमें। लेकिन इसमें अलग अलग चुनाव क्षेत्र होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र, ठीक है, हो गया। इसमें एक देश में छोटे छोटे कई सारे चुनाव क्षेत्र होते हैं, और इसमें पूरा देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है, ये फर्क है। आगे देखो,
देखो वही कह रहा है ना कि भाई पूरे देश को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, तो ये चुनाव क्षेत्र हमने बांट दिया, समझ में आ गया। इसमें क्या कह रहा है, पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है, मतलब ये पूरा एक ही चुनाव क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखो, इसमें हर चुनाव क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुनकर आता है, छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र है तो हर चुनाव क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि क्या होता है, चुनकर आता है, समझ में आया। और इसमें क्या है, इसमें एक चुनाव क्षेत्र में से कई सारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसमें हर चुनाव क्षेत्र में से एक ही प्रतिनिधि चुनकर आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही चुनाव क्षेत्र में से बहुत सारे प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, समझ में आया। इसमें अलग अलग चुनाव क्षेत्र है और हर चुनाव क्षेत्र में से एक एक प्रतिनिधि आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही चुनाव क्षेत्र है और इस एक ही चुनाव क्षेत्र में से बहुत सारे प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, बस यही फर्क है। आगे देखो, इसमें मतदाता, प्रत्याशी, प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार, क्या, उम्मीदवार। इसमें मतदाता मतलब जनता किसे वोट देती है, प्रत्याशी को, मतलब उम्मीदवार को वोट देती है, और इसमें मतदाता पार्टी को वोट देती है, समझ में आया, क्लियर है। आगे देखो, इसमें पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से विधायिका में अधिक या कम सीटें मिल सकती है, जो भी सीटें, जो भी वोटों में अनुपात, जो वोट जो है उसका जो अनुपात जो भी बनेगा उस हिसाब से विधायिका में सीटें मिलती है, कम या अधिक हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितना भी वोट मिलता है, जितना भी अनुपात में मिलता है, उसी हिसाब से विधायिका में इक्वल सीट मिलती है, समझ में आ गया। इसमें कम या अधिक हो सकता है लेकिन इसमें बराबर मिलेगा। आगे देखो, कहता है ये कहाँ कहाँ है ये प्रणाली, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली किस किस देश ने अपनाई है, तो ये ब्रिटेन ने अपनाई है और ब्रिटेन से ही लिया गया है। आपने अगर पहला चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो जो मैंने बताया था भारतीय संविधान उधार का थैला है, उसमें ये बता रखा है ना कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, मतलब जो सबसे आगे वही जीते, ये ब्रिटेन से लिया गया ना। तो ब्रिटेन में भी यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं इसको, इंग्लैंड भी बोलते हैं, तीन नाम है इसके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और भारत, ये दोनों ने अपनाई है इस वाली व्यवस्था को। और इसको किसने अपनाया, इजराइल और नीदरलैंड ने। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते, फटाफट इसको कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका ये 2 से 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना, फटाफट देखना, बस लास्ट टॉपिक हमारा खत्म, चैप्टर खत्म तुम्हारा, ध्यान देना। पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में अंतर बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक मतलब अलग, अलग चुनाव क्षेत्र, ठीक है, और आरक्षित मतलब रिजर्व, जिसके लिए रिजर्व कर रखा है। तो समझना, इसमें ना इसकी शुरुआत जो है ना ब्रिटिश सरकार ने करी थी, अंग्रेजों ने, ये वाली व्यवस्था अंग्रेजों ने अपना रखी थी। इसमें क्या होता था कि जिस समुदाय के लिए चुनाव करवाया जाता था ना, केवल वहीं से उम्मीदवार खड़े होते थे और वहीं के लोग वोट डालते थे, ठीक है। जैसे ये मान लो ये मैंने बनाया, तो ये समुदाय कोई भी ले लिया, तो यहीं के वो लोग उम्मीदवार खड़े होते थे और यहीं के वोट डालते थे, बाहर का कोई नहीं आता था, बाहरी क्षेत्र का कोई नहीं, समझ में आया। इसमें ऐसा था, तो हमारी भारत सरकार ने इसलिए ये वाली व्यवस्था नहीं अपनाई, ठीक है। उन्होंने दूसरी व्यवस्था अपनाई, आरक्षित चुनाव क्षेत्र, आरक्षित मतलब रिजर्व एरिया, जो रिजर्व, जिसके लिए रिजर्व होगा वही। इसमें क्या किया, इसकी शुरुआत भारतीयों ने की भाई। इसमें क्या था, सभी क्षेत्र के मतदाता, देखो क्या बोला कि वोट तो हर क्षेत्र के मतदाता डालेंगे, सभी क्षेत्र के मतदाता, लेकिन उम्मीदवार जो होगा ना खड़ा, वो उसी वर्ग से होगा जिसके लिए सीट आरक्षित होगी। जैसे मान लो एससी के लिए दो सीट खाली हुई है, दो सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो केवल एससी का ही व्यक्ति, एससी वर्ग का ही व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन वोट सब डालेंगे, यदि अंदर के भी क्षेत्र है, बाहर क्षेत्र भी, लेकिन जिसके लिए आरक्षित है चुनाव वही लड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जिस समुदाय के लिए है उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, वहीं से खड़े होंगे, बाहर का कोई नहीं। समझ में आ गया, तो बस खत्म, कितना मस्त है। आगे आरक्षण शब्द का मतलब समझना, आरक्षण मतलब रिजर्व, जैसे बोलते हैं ना आरक्षित, उसमें बस में आपने कभी देखा हो, गौर किया हो, तो लिखा होता है एक साइड महिलाओं के लिए आरक्षित, है ना, या सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित, ऐसे बस मेट्रो कहीं भी चले जाओ आरक्षित होता, मतलब रिजर्व होता उनके लिए।
आरक्षण हर 10 साल में ना बढ़ता रहता है। समझ में आ गया? आरक्षण का मतलब होता है जो जिसके लिए, जो पिछड़े हुए वर्ग है, विकलांग है, देखते हो मेट्रो में भी लिखा होता है विकलांगों के लिए, तो मतलब वो उसके लिए रिजर्व है। वो महिलाओं के लिए रिजर्व, जैसे कोई भी महिला आती है तो हम जैसे लोगों को उठा देती है ना, चल भाई खड़ा हो। अब हम सवाल करते भाई क्यों खड़ा हो, तो उधर देख आरक्षित है महिलाओं के लिए, है ना, ऐसे कर देते हैं भाई। अब हमारे जैसे कहाँ जाए, तो हमारे जैसे युवा बस समझ जाओ। फिर आगे देखो, कहता है लोकसभा की 501 नंबर का क्वेश्चन देता है 543, कितनी सीट है? 543 सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब SC/ST वाले के लिए। समझ में आ गया? उनके लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन पूछता है ये, विशेष बहुमत से क्या अभिप्राय है? विशेष बहुमत समझना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब संसद में जो उपस्थित है, जितना प्रेजेंट है, और मतदान जितने कर रहे हैं उन सदस्यों का 2/3 बहुमत, और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। साधारण बहुमत मतलब टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। 543 का आधा 272 73 ले लो, ये साधारण बहुमत। इससे अधिक होता है तो 2/3 बहुमत हो जाता है, विशेष बहुमत कहलाता है। समझ में आ गया इन दोनों को जोड़कर? क्लियर है दोस्तों? हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना और पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? साथ साथ लिखते चलना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाना, क्योंकि देख ही चुके हो, इजी वे में बता रहा हूँ, है ना। और लगभग सारे क्वेश्चन एक तरह से तुम्हारे हो गए सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फिर।